अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और यह है होंडा सिविक रिबर्थ UG Prosmatic 2016 मॉडल। यस, ये गाड़ी 16 मॉडल है। अगर आप 16 मॉडल की सिविक सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे या जहां मर्जी सर्च करें आपको सिविक एक्स नजर आएगी 10th जनरेशन, जो कि इसकी अगली शेप थी। लेकिन ये रिबर्थ भी 16 मॉडल है, यानी कि बिल्कुल आखिरी रिबर्थ। और इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई थी एज कम्पेयर टू एनी प्रायर रिबर्थ, जो कि मैं कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। इसका इंटीरियर थोड़ा डिफरेंट से कलर के साथ है, किस तरह से मैं कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 42 लाख है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पर गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ डायरेक्ट पेंट भी अवेलेबल है, जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सिविक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से रिबर्थ डिसेंट सी थी, रिबॉन काफी ज्यादा एग्रेसिव थी लुक्स के लिहाज से, और फिर सिविक एक्स भी काफी एग्रेसिव थी, लेकिन ये जनरेशन बिल्कुल सोबर सी थी। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लोगों को ये गाड़ी की बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई लुक्स के लिहाज से, लेकिन इंटीरियर के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी अनडाउटेडली बेस्ट इंटीरियर वाली कार है। इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन एक्सटीरियर बिल्कुल सिंपल सा रखा गया है, और यही वजह है कि ये गाड़ी कोई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं चली। ये 2012 से 2016 तक आई है, जबकि अगर आप रिबॉन देखें तो वो 2006 से लेकर 2012 तक आई थी, 6 साल। ये गाड़ी सिर्फ 4 साल आई है, जबकि अगर आप सिविक एक्स भी देखें तो वो भी 2016 से लेकर 2021 तक आई है। अगेन वो भी काफ़ी लंबा टेन्योर चलाई गई है। ये गाड़ी काफ़ी कम टाइम के लिए आई थी और उसमें कोई फेसलिफ्ट भी नहीं आया, जस्ट इसके अंदर माइनर रिफाइनमेंट्स की गई। वो रिफाइनमेंट्स ये हैं कि इसकी ग्रिल इस तरह की है, यू शेप में। जब ये शिप लॉन्च हुई थी तो इसकी ग्रिल थोड़ी डिफरेंट थी, उसमें सिर्फ ऊपर एक क्रोम आता था, नीचे वो ब्लैंक होती थी, और उसमें फ्रंट कैमरा भी नहीं था। इसको एक बार रिफाइन किया गया जिसमें इसमें फ्रंट कैमरा दे दिया गया, इसकी ग्रिल चेंज कर दी गई और इसके अलावा इंटीरियर में इसकी स्क्रीन चेंज कर दी गई। इसके बाद इसका एक और वेरिएशन आया जिसमें इसके इंटीरियर की कलर टोन भी एक ऑफर कर दी गई एक्स्ट्रा, जो कि ये गाड़ी है। ये रिबर्थ टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है, इसके ऊपर कोई रिबर्थ नहीं आती। खैर वो मैं कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो इसकी हेडलाइट्स में एक चीज़ बहुत वियर्ड ये है कि इसमें प्रोशल लैंप तो आता है, लेकिन ये बाइजरों ये कोई LED वाला नहीं है, इसके अंदर हेलोजन लाइट दी गई है। ये मेरे ख्याल से काफ़ी वियर्ड चीज़ है, होंडा ने यहाँ पे चीप आउट किया। सिर्फ इसमें भी नहीं बल्कि सिविक एक्स में भी, एक्स BP फेसलिफ्ट कार तक प्रोशल लैंप के अंदर हेलोजन लैंप ऑफर करी थी। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी वियर्ड सी चीज़ है। बाकी इसमें यहाँ पे बीम दी गई है, इंडिकेटर वगैरह दिया गया है नॉर्मल सा, और इसके अलावा ये गाड़ी फॉग लैंप भी ऑफर करती है क्योंकि ये UG वेरिएंट है। इसमें जो एक्सटेंडेड वर्जन आता है उसमें फॉग लैंप नहीं आते, मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है और आप जाकर मेरे पेज पे देख सकते हैं। खैर इसके अलावा रिबर्थ में एक और चीज़ काफ़ी यूनिक ये है कि इसके वाइपर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इस तरह से। ये चीज़ रिबॉन में भी थी, सिविक एक्स में ही ख़त्म कर दी गई। ये मेरे ख्याल से काफ़ी यूनिक सा फीचर है जो कि सिर्फ इन्हीं दोनों जनरेशन में आया था। बाकी इसके फ्रंट साइज़ के लिहाज से काफ़ी छोटा सा है, रिबॉन का भी छोटा सा था, और इसकी वजह यह है कि इनके डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं। सिविक एक्स का डैशबोर्ड देखें तो वो इतना लंबा नहीं है, 11th जनरेशन का देखें तो उसका भी डैशबोर्ड छोटा सा है, जबकि इन गाड़ियों में डैशबोर्ड की तकरीबन 2-2.5 फुट लंबे आए थे और उस वजह से इसके बोर्ड को छोटा करना पड़ा। इसका इंजन काफ़ी हद तक इसके डैशबोर्ड के नीचे भी कंटिन्यू कर रहा होता है, जो कि मैं भी कवर करूँगा इंजन बे में जाके। और अगर बात करें इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये पूरी कार की तरह काफ़ी डिसेंट सी है। कट लाइन्स यहाँ पे ना होने के बराबर दी गई हैं, सिर्फ एक ही लाइट से ट्रेंड कंटिन्यू करती है फ्रंट फेंडर से टेल लाइट्स के अंदर तक, और इसके अलावा इसके डोर्स बिल्कुल प्लेन से हैं। साइड स्कर्ट्स भी इसमें कंपनी से नहीं आती, इस पर बॉडी किट्स लगी हुई हैं जिसकी वजह से इसका फ्रंट बम्पर, साइड स्कर्ट और इसके अलावा रेयर बम्पर थोड़ा ज़्यादा चौड़ा लग रहा है। ये मॉड्यूलो की बॉडी किट्स हैं जो कि कंपनी भी ऑफर करती थी उस टाइम पे। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि बिल्कुल आखिरी वेरिएंट है तो इसमें डोर हैंडल्स में भी एक क्रोम दिया हुआ है। शुरू में UG के अंदर क्रोम नहीं आ रहा था, बाद में ऐड किया गया, और इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, लेकिन में ऑटो वाला फीचर नहीं आ रहा था। उस ज़माने की किसी भी कार में ये चीज़ नहीं आ रही थी। इसके अलावा इसमें क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं फ्रंट पे, रिबॉन में क्वार्टर ग्लास बॉडी के अंदर ही था, उसका डोर उससे पीछे खुलता था, जबकि इसका आगे केस में क्वार्टर ग्लास डोर के साथ ही कर दिया गया और फिर इसके डोर के साथ ये क्वार्टर ग्लास ओपन होता है। साइड मिरर इस गाड़ी के बॉडी के अंदर दिए गए हैं, रिबॉन में भी बॉडी में ही आ रहे थे, सिविक एक्स में ये ऊपर डोर के साथ कर दिए गए। अब मोस्टली नई कार्स के अंदर ये अगेन बॉडी के अंदर कर दिए गए हैं। अगर आप मर्सिडीज कैब्रियोलेट्स देखें, लेक्सस LX 600 देखें, SE 300 देखें तो उनमें साइड मिरर इसी तरह डोर में आ रहे हैं। अब इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है क्योंकि UG वर्जन है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक C सेगमेंट की सेडान है।
यानी कि साइज के लिहाज से ये गाड़ी एनी डे यारिस से सिटी वगैरह से ज़्यादा बड़ी है और प्रॉपर एक सेगमेंट की सेडान है। इंटीरियर में भी ये गाड़ी उससे ज़्यादा स्पेशियस आती है और बाहर भी ये बड़ी है ही सही। इसका डायरेक्ट कंपटीशन इस टाइम पर ग्रैंडे बनती थी। ग्रैंडे भी 2015-16 में आ गई थी और वो इससे ज़्यादा तेज़ थी। किस वजह से मैं आगे कवर करूँगा, उसकी ट्रांसमिशन डिफरेंट आती थी। खैर अगर बात की जाए अभी साइड की, तो इसके डोर्स जो हैं ये आप चाबी से अनलॉक करेंगे। इस पर जैक नाइफ की आती है, इस पर लॉक अनलॉक दिया गया है। स्मार्ट एंट्री इस टाइम पे नहीं आती थी, ये चीज़ सिविक एक्स से आना शुरू हुई। इसमें जैक नाइफ की है, आप बटन को यूज़ कर सकते हैं या फिर फिजिकल की को यूज़ करके इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इस एंड की, तो यहाँ पे गाड़ी आकर थोड़ी सी इनकम्प्लीट लगती है। मेरे ख्याल से ये वाला एरिया इसका बेहतर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे गाड़ी काफ़ी छोटी सी हो जाती है। खैर एंटर एग्जिट इस गाड़ी में काफ़ी आसान है और इसके अलावा इसमें फ्यूल डोर लेट्स पे दिया गया है। फ्यूल कैपेसिटी इस गाड़ी की 47 लीटर्स की है। एक फुल टैंक में गाड़ी तकरीबन अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो 600 किलोमीटर चल सकती है, जो कि मेरे ख्याल से एक ठीक रेंज है। अगर इस गाड़ी को आप लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये आपको 14-15 की एवरेज आराम से दे देती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से 18 सीसी कार के लिहाज से एक अच्छी एवरेज है। और अगर बात की जाए इस कार की रॉयल लुक की, तो स्पेसिफिक कार की टेलर चेंज हुई हुई हैं, आफ्टर मार्केट हैं और लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये भी अच्छी लग रही हैं। जर्मन टेलर्स भी इस गाड़ी के साथ अवेलेबल हैं, आपको चाहिए तो मिल जाएंगी। इसके अलावा इस गाड़ी में एक चीज़ बिगड़ आती है और इन टेलर के अंदर काफ़ी तक फिल कर दी गई है, वो ये है कि इसकी टेलर तो कितनी बड़ी दी गई है, लेकिन इसमें जो रनिंग वाला पोर्शन होता है जर्मन कार में वो सिर्फ एक बल्ब होता है यहाँ पे छोटा सा, बाकी सारी की साइड टेल लाइट ब्लैंक है और इवन ये वाला एरिया भी ब्लैंक ही आता है। इसमें फिर कुछ लाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं जो अच्छी लग रही हैं। इंडिकेटर वाला एरिया भी काफ़ी हद तक फिल इन किया हुआ है, लेकिन जर्मन लाइट्स में बहुत सारे एरियाज खाली आते हैं। ये वाला एरिया पूरा ब्लैंक होता है और ये वाला भी। बहुत सारे लोगों ने इसमें लाइट्स लगा ली होती हैं आफ्टर मार्केट, लेकिन वो गाड़ियाँ काफ़ी वियर्ड सी लग रही होती हैं और उसकी वजह है क्योंकि आपको इस गाड़ी को ऐसे देखने की आदत होती है, तो जब यहाँ पे लाइट चल रही है तो आपको थोड़ी सी स्टैंड आउट करती हुई नजर आती है। बाकी यहाँ बैक पे नॉर्मल बैचेस वगैरह दिए गए हैं, होंडा सिविक वीटेक 1.8 के, और उसके अलावा बैक पे प्रॉस्मेटिक का बैच भी दिया गया है। प्रॉस्मेटिक मीन्स प्रोग्रेसिव शिफ्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जो कि होंडा की प्रोप्राइटरी ट्रांसमिशन है। बाकी अगर बात कीजिए ट्रंक की, तो इसकी ट्रंक को अनलॉक करने के लिए इसके की फॉब पे बटन दिया गया है और इसकी ट्रंक को आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं और इसका स्पेयर टायर भी आता है जो कि फुल साइज़ है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें यहाँ पे ऊपर एक ब्रेक लैंप दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इंटीरियर की, तो ये रिबर्थ का इंटीरियर है जो कि लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से अब तक की किसी भी सिविक से बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा स्पेशियस फीलिंग आती है। डैशबोर्ड इसका 2 अलग अलग लेवल्स पे है, इसको डुअल डैश कहते हैं। और इसके अलावा इसमें इंटीरियर की कलर टोन भी काफ़ी डिफरेंट है। इसके बारे में मेरी ओपिनियन मिक्स्ड है, हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को ये इंटीरियर बहुत पसंद आया था, कुछ लोगों को बहुत वियर्ड सा लगा था। मैं वियर्ड वाली साइड पे हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो किससे मैच हो रहा हो। अगर ये ब्राउन में होता या ग्रे में होता या किसी और कलर में होता तो मेरे ख्याल से थोड़ी सेंस बनाता, बट ये बिल्कुल ऑरेंज सा है। इस पर आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील रिवर्स में लेदर की फिनिश में आता है और इसमें लेफ्ट फ्रंट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल किए गए हैं। लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल दिए गए हैं मल्टीमीडिया के हैं और इसके अलावा यहाँ पे ऊपर दिए गए बटन से आप इसकी MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। राइट पे जो कंट्रोल दिए गए हैं क्रूज के हैं। क्रूज कंट्रोल ये गाड़ी स्टैंडर्ड ऑफर करती है। एडाप्टिव वाला फीचर सिविक में 11 जनरेशन में आया है, वो भी RS में। फिर इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक है, यानी कि आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। उससे पीछे कैलर के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट्स के कंट्रोल इसमें नॉर्मल से हैं, इसमें कोई ऑटो वाला फीचर नहीं आता, लेकिन इस पर फॉग स्टैंडर्ड दी गई हैं, आप इनको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के वाइपर की कंट्रोल की, तो ये नॉर्मल से हैं और उससे पीछे इसका RPM दिया गया है। RPM इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से अगेन डिफरेंट सा है। इसकी लाइट्स काफ़ी ब्राइट हैं और ये ब्लैक, ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ है। इस एडा की सिटी के अंदर भी मीटर कुछ ऐसा ही आ गया था। और बाकी यहाँ पे इसकी इंडिकेशन दी गई है जो कि है PRND D3 2 और 1। आप इसकी ब्राइटनेस को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से, और इस ब्राइटनेस के साथ इसकी ये सारी सेंटर की लाइट्स, गियर की लाइट, ये सब कुछ एडजस्ट करता है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी RPM की हाउसिंग से ऊपर वाले एरिया की, तो इसके डुअल डैश का सेकंड पार्ट है। फ्रंट पे जो मेन फोकस दिया गया है वो इसका स्पीडोमीटर के ऊपर है। स्पीडोमीटर इस गाड़ी का आपको स्पीड डिजिटल फॉर्मेट पे शो करवाता है इन किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये गाड़ी 1 2 3 4 5 इस तरह स्पीड शो करवाएगी। यहाँ पे कोई सुई नहीं दी गई। उसके साथ यहाँ पे 2 लाइट्स दी गई हैं जो कि अभी ब्लू कलर में है, क्योंकि ये गाड़ी खड़ी हुई है। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो ये ग्रीन होती हैं, छोड़ने पे ब्लू हो जाती हैं, जो कि शो करवाता है कि गाड़ी फ्यूल कम खा रही है। हालांकि मेरे ख्याल से ये वियर्ड हैं, ये ऑपोजिट हैं। चलते हुए इसको ब्लू होना चाहिए था, छोड़ने पे ग्रीन होना चाहिए था। ग्रीन लाइट्स बेसिकली इको शो करती हैं, जबकि इस कार के केस में उल्टा सीन है। फिर इसके अलावा लेफ्ट पे एक और गेज दिया गया है जो कि आपको इसकी वेरिएबल एवरेज शो करवाता है। अगर आप प्रेस देंगे तो ये कम होगी, छोड़ेंगे तो ये ऊपर जाएगी। साथ इसका फ्यूल गेज दिया गया है जो कि काफ़ी छोटा सा है। और इसके लेफ्ट पे अलग से एक स्क्रीन दी गई है जो कि इसका एक और MID डिस्प्ले है। MID डिस्प्ले को आप काफ़ी हद तक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है। इसमें 4-5 डिफरेंट मेन्यूज़ आते हैं।
ये आपको गाड़ी के मैसेज शो करवाता है, गाड़ी की स्टैट्स शो करवाता है, क्लॉक शो करवाता है और इसके अलावा यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया की चीज़ें भी शो करवाता है कि कौन सा सॉन्ग चल रहा है, इस तरह की चीज़ें। फिर इसके अलावा इसमें ऑडोमीटर वगैरह भी यहीं पे दिया गया है। आप इसकी थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये ब्लू में है, आप इसको ऑरेंज, येलो, रेड इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल लेवल लुक्स के लिहाज से बहुत अच्छा लग रहा है। फिर इसके अलावा इसके साथ जो डैशबोर्ड दिया गया है ये भी काफ़ी दूर तक जा रहा है। मैं यहाँ से बैठ के लिटरली इसकी विंडस्क्रीन के एंड को बड़ी मुश्किल से रीच कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ से बैठ के आगे हाथ पहुँचाना तो बड़ी मुश्किल से पहुँचेगा, जबकि मोस्टली कार्स में डैशबोर्ड इतने छोटे से होते हैं कि आप यहाँ बैठे बैठे भी डैशबोर्ड का एंड एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मजे की चीज़ है। इसके अलावा इसके डैशबोर्ड के एंड्स पे कोई ट्विटर्स नहीं दिए गए जो कि रिबॉन में आते थे। उससे नीचे इसके 4 इवेंट्स दिए गए हैं। हर इवेंट के डिज़ाइन दूसरे से डिफरेंट है। मोस्टली कार्स में इनके डिज़ाइन काफ़ी हद तक मिलते जुलते होते हैं, बट इसमें सब कुछ डिफरेंट है। सेंटर में मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि कंपनी से स्टैंडर्ड ही आई हुई है इस गाड़ी में, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम है। और इसके आसपास ये एम्बिएंट लाइट कंटिन्यू करती है जो कि अगेन 2015 से ऑनवर्ड्स ऐड की गई थी। ये ब्लू कलर की होती है। इसके अलावा ये गाड़ी 3 कैमरास ऑफर करती है, एक फ्रंट पे, एक बैक पे और फिर एक केबिन के अंदर। इस स्क्रीन में ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। आप इसमें सीडी भी डाल सकते हैं और इसके अलावा नेविगेशन इसमें कंपनी से इनेबल्ड आता है। ये बेसिकली प्रॉपर एक नेविगेशन है जो कि इंटरनेट के बगैर चलता है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल जोन ही ऑफर करती है, लेकिन ये ऑटोमेटिक है। आप इसको इस तरह से डिफरेंट टेम्परेचर के बीच में यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। उससे नीचे इसका ऑक्स इनपुट दिया गया है, पावर आउटलेट दिया गया है, एक पीछे ड्रॉट दी गई है और इसका गेयर सेलेक्ट दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो PRND D3, 2 और 1 और साथ इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड है। रिबर्थ के केस में ऐसा लग रहा है कि होंडा ने इंटेंशनली स्पेस को किल किया है। रिबॉन में हैंड ब्रेक यहाँ पे आगे आती थी, जबकि इस गाड़ी के केस में हैंड ब्रेक को पीछे कर दिया गया है, ड्रॉ को छोटा कर दिया गया है और ये वाला एरिया सारा ब्लैंक है। रिबॉन में इस ब्लैंक एरिया पे हैंड ब्रेक आती थी जिसको आप यहीं से यूज़ कर सकते थे और ये पीछे काफ़ी बड़ी सारी ड्रॉट थी। तो आई एम नॉट श्योर होंडा ने इसको ऐसा क्यों किया है, बट ये ऐसी ही है। सारे इसके पे ये 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी छोटे से हैं। उससे पीछे सेंटर कंसोल दिया गया जिसको आप स्लाइड भी कर सकते हैं इस तरह से। सेंटर कंसोल की कैपेसिटी भी इस गाड़ी में डिसेंट है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है। लेदर सीट सिविक रिबर्थ में 2015 से ऑनवर्ड्स आना शुरू हुई थी। इससे पहले वाली रिबर्थ में सीट फैब्रिक की फिनिश में आती थी, बेशक वो टॉप ऑफ लाइन ही क्यों ना हो। और ये सीट्स हैं भी डिफरेंट से कलर में। ये थोड़ा ऑरेंज ब्राउन सा कलर है जो कि मेरे ख्याल से ठीक है। अगर ये गाड़ी पोर्शे या फरारी होती तो फिर यहाँ पर सेंस बनती थी इसकी, लेकिन इस तरह के इंटीरियर में मेरे ख्याल से थोड़ा सा अलग से जा रहा है, कोई खास इसकी सेंस बन नहीं रही। बाकी सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर पैनल्स भी इस गाड़ी के अच्छे खासे मैसिव हैं और इसमें विंडोज सारी ही पावर्ड आती हैं। ड्राइवर की विंडोज में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती है। बाकी सारी विंडोज को आप पकड़ के रखेंगे तो ये नीचे होंगी। डोर लॉकर यहाँ पे दिए गए हैं और इसमें साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं। इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के इस तरह से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। फिर साथ यहाँ पे इको मोड दिया गया है जो कि अगेन रिबर्थ से ऑनवर्ड्स आना शुरू हुआ था। साथ यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इसकी वेंटी मिरर्स की, तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। लाइट्स इनमें नहीं दी गई। आगे सेंटर में फिर इसकी केबिन लाइट्स दी गई हैं। सनरूफ इस गाड़ी में अच्छी खासी मैसिव आती है जो कि आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे डिसेंट है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी। यहाँ पे 2 से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं क्योंकि इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है। सिविक की 10th और 11th जनरेशन में यहाँ पे हम्प आ गया है, तो वो मेरे ख्याल से एक वियर्ड सी चीज़ है। 9th और 8th में यहाँ नहीं था और सीट भी सेंटर से ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है, तो यहाँ पे 2 से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसके अलावा सेंटर में ये फिर सेंटर कंसोल दिया गया जिसको निकाल के आप इसमें से एक कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हेडरेस्ट की गाड़ी बैक पे 2 ही ऑफर करती है। डोर्स के अंदर इसके लेदर दिया गया है और इसके अलावा बैक पे इसमें स्पीकर्स यहाँ पीछे आते हैं। टोटली गाड़ी स्पीकर्स 4 ही ऑफर करती है, 2 डोर्स में और 2 बैक पे। ट्विटर रिबर्थ में नहीं आए, तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड सी चीज़ है जो कि पहले रिबॉन में थे। इसके अलावा ऊपर ये केबिन लाइट दी गई है जो कि स्पेसिफिक कार में LED की लगी हुई है। और इसके अलावा इसमें छत का जो सेंटर वाला एरिया है थोड़ा सा नीचे है क्योंकि इस गाड़ी में सनरूफ आती है और ये सनरूफ इसकी छत के अंदर ही फोल्ड होती है, तो ये छत का काफ़ी सारा एरिया ले जाती है। जिन गाड़ी में सनरूफ नहीं होती, हार्ड टॉप कार्स, उनमें ये वाला एरिया थोड़ा सा ऊपर होता है। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में एक ही ऑफर होता था इस सेरा में, R18 1800 cc। ये इंजन रिबॉन से आना शुरू हुआ था, फिर रिबर्थ में भी आया और फिर सिविक एक्स में भी आया। ये तीनों ही R18 इंजन हैं, लेकिन ट्रांसमिशन के डिफरेंस हैं। इसमें इको मोड आ गया था तो इसकी एवरेज रिबॉन से बेहतर थी, लेकिन ट्रांसमिशन इसमें प्रॉस्मेटिक ही थी। सिविक एक्स में ट्रांसमिशन प्रॉस्मेटिक से चेंज करके CVT कर दी गई, तो उसकी एवरेज थोड़ी और बेहतर हो गई। और इसके अलावा उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी इस गाड़ी से थोड़ा डिफरेंट है। ये गाड़ी प्रॉपर गियर शिफ्टिंग फील करवाती है, जबकि CVT में गियर शिफ्टिंग आपको फील ही नहीं होती। आप जो रेस देते हैं RPM जहाँ जाता है वहीं रहता है
और फिर बार बार शिफ्ट नहीं करता, झटके नहीं मारता और उसकी वजह से उसकी एवरेज भी बेहतर आती है। सिविक एक्स का एक्सपीरियंस इससे काफ़ी डिफरेंट है, जबकि इंजन उस गाड़ी में सेम ही आता है। बाकी इंजन 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, सिविक एक्स में भी, रिबॉन में भी, रिबर्थ में भी, लेकिन सबसे तेज़ इनमें रिबॉन ही है, क्योंकि उस गाड़ी में फ्यूल एफिशिएंसी कोई ज़्यादा टारगेट थी नहीं होंडा का। रिबॉन फ्यूल सबसे ज़्यादा खाती है, लेकिन तेज़ भी सबसे ज़्यादा है। सिविक एक्स सबसे स्लोएस्ट है इन सारियों में, रिबर्थ फिर कंपैरेटिवली सिविक एक्स से तेज़ है। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। अगर बात कीजिए रिबर्थ की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 11-12 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। सिविक एक्स भी आपको 12-13 तक की एवरेज दे सकती है अगर आप उसको बहुत प्यार से चलाएं। लॉन्ग पे ये तीनों ही गाड़ियाँ 15-16 भी चली जाती हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एवरेज है। और इसके अलावा बाकी बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है, इसमें कोई इंसुलेशन वगैरह कंपनी से नहीं आती, इसमें आफ्टर मार्केट लगी हुई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, और टायर साइज़ जो ऑफर करती है रिबर्थ, ये है 195, 65 और 15। इसमें 15 इंच का रिम दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से लुक के लिहाज से बस ठीक है, काफ़ी डिसेंट सा है। थोड़ा सा एग्रेसिव होता था, मेरे ख्याल से बेहतर था। रिबॉन के अच्छे थे, एक्स के अच्छे हैं, 11 के अच्छे हैं, बट इसमें ये काफ़ी मिनिमलिस्टिक सा रखा गया है। टायर स्पेसिफिक में पिरीली के हैं। ये गाड़ी ऑर्बिट डिस्प्ले को ऑफर करती है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इसमें ABS भी आता है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर इसके रेट को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।